हेलो बच्चों, आपने भाग एक वीडियो में देखा मुगल शासकों ने अपने संस्मरण और मुगल इतिहास लिखवाया। उसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं पांडुलिपियों की रचना कैसे की जाती थी। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में हाथ से लिखी होती थी। ये रचनाएं किताब खानों में रची जाती थी, जो एक लिपि घर होता था, अर्थात जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था और नई पांडुलिपियों की रचना भी की जाती थी। पांडुलिपि के कार्य में बहुत से लोग शामिल होते थे, जैसे कागज बनाने वाले, पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने वाले, सुलेखक जो पाठ की नकल भी करते थे, कोफ्तगार जो पृष्ठों को चमकाते थे, चित्रकार जो पाठ के दृश्यों को चित्रित करते थे, और जिल्दसाज जो पन्नों को इकट्ठा करके उन्हें अलंकृत करके आवरण में बिठाते थे। बच्चों, ये तैयार पांडुलिपि एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और संग्रह के कार्य के रूप में इसको देखा जाता था। मुगल बादशाह इनके संरक्षक होते थे। इन्हीं से वे अपनी शक्ति भी दर्शाते थे। पांडुलिपियों की रचना में शामिल कुछ लोगों को पदवियां और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली। सुलेखकों और चित्रकारों को तो उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिली, परंतु अन्य कार्य करने वाले जैसे कारीगर थे जो दूसरे, वो तो गुमनाम ही रह गए। अब बात आती है पांडुलिपियों की रचना में चित्रों की। रंगीन चित्र इनमें घटनाओं को वर्णित करते थे। इसके लिए सुलेखक लेखन के आसपास की जगह को खाली छोड़ देते थे। फिर चित्रकार उस जगह पर शब्दों के वर्णन के आधार पर चित्र बनाकर लगा देते थे। ये लघु चित्र ही होते थे। ये माना जाता था कि इन चित्रों के कई लाभ हैं, जैसे पुस्तक का सौंदर्य इनसे बढ़ जाता था। चित्रों के माध्यम से राजा रानी की शक्ति का भी प्रदर्शन होता था। इतिहासकार अबुल फजल ने तो चित्रकारी को एक जादुई कला के रूप में ही वर्णन किया। वो कहते हैं, कला किसी निर्जीव वस्तु को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत कर देती है। बच्चों, ये बिल्कुल सत्य भी है, क्योंकि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी आवाज को सुनकर समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। चित्रों के माध्यम से ये वीडियो आपको आकर्षित भी कर रही है। बच्चों, शासकों और मुसलमान रूढ़िवादियों में चित्रण और चित्रों की रचना पर विवाद था। रूढ़िवादी पैगंबर साहब को जीवित रूपों में चित्रण की मनाही करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये काम तो कारीगर नहीं कर सकते, सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। परंतु समय के साथ साथ शरिया की व्यवस्थाओं में भी बदलाव आया और अकबर जैसे राजाओं ने ये कार्य फिर से शुरू किया। अब बात आती है अकबरनामा और बादशाहनामा। ये राजा का इतिहास होता है। इन प्रत्येक पांडुलिपि में लगभग 150 पूरे या दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, इमारतें, शिकार, दरबारी दृश्य, इनके रंगीन चित्र अंकित होते हैं। अकबरनामा के लेखक बच्चों अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ। अरबी, फारसी, यूनानी, दर्शन और सूफीवाद में वे पारंगत निकले। वे एक प्रभावशाली विवादी और स्वतंत्र चिंतक भी थे, जिसने रूढ़िवादिता का विरोध किया, और उनके इसी गुण के कारण बादशाह अकबर ने प्रभावित होकर उन्हें अपना सलाहकार भी रख लिया और दरबारी प्रवक्ता के रूप में भी नियुक्त कर लिया। उसके बाद ही अबुल फजल ने एक दरबारी इतिहासकार की पदवी पर रहकर अकबर के शासन से जुड़े विचारों को अकबरनामा के रूप में संकलित किया। इसके लिए उन्होंने 1589 में आरंभ करके 13 वर्ष तक अकबरनामा पुस्तक पर कार्य किया। बच्चों, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सही पुस्तक बन गई हो, इसमें भी कई सुधार वो करते रहे। इस इतिहास में घटनाओं, वास्तविक जानकारी, दस्तावेजों तथा मौखिक जो प्रमाण थे और साक्ष्य, उनके आधार पर ही विवरण रखे गए हैं। जैसा कि पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया गया था, यह पुस्तक 3 जिल्दों में विभाजित है, जिनमें 2 तो इतिहास हैं अकबर के और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। पहली में आदम से लेकर अकबर के जीवन के
एक खगोलीय कालचक्र तक अर्थात 30 वर्षों का मानव जाति का इतिहास रचित है और दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 तक का जिक्र करती है, क्योंकि इसके एक वर्ष बाद ही अबुल फजल राजकुमार सलीम और उनके साथी वीर सिंह बुंदेला द्वारा रचाए गए षड्यंत्र में मारे गए और वो आगे का कार्य नहीं कर पाए। आईने अकबरी में बच्चों मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा मिली जुली संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में दिखाया गया है। आपने भी कई जगह पढ़ा होगा, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विद्वान लोग थे, उनको उन्होंने अपने दरबार में स्थान दिया था। अबुल फजल की भाषा बहुत ही अलंकृत थी, जिसे ऊंची आवाज में लय में भी पढ़ा जा सकता था। इसी भारतीय फारसी शैली को दरबार की भाषा भी माना गया। अबुल फजल के ही एक काबिल शिष्य थे अब्दुल हमीद लाहौरी, जिनकी योग्यता के कारण बाद में बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा की ही तरह का इतिहास बादशाहनामा लिखने के लिए नियुक्त कर लिया। इसकी भी 3 जिल्दें हैं। लाहौरी ने 1627 से 47 के 2 दशकों का वर्णन 2 जिल्दों में किया, परंतु तीसरी जिल्द वो नहीं लिख पाए बच्चों, तथा उनका सुधार का काम भी शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने ही किया। बच्चों जब ये लिखे गए, उसके बाद जब अंग्रेजी शासन भारत में स्थापित हुआ तो ब्रिटिश शासक भारत के इतिहास, साम्राज्य के लोगों, संस्कृतियों को समझने के लिए एक लाइब्रेरी स्थापित करना चाहते थे। अतः उन्होंने अभिलेखागार बनाया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अन्य भाषाओं में अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। तभी अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले इसी सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। 20वीं सदी में हेनरी बेवरेज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। बादशाहनामा के कुछ ही अंशों का अनुवाद हो सका और वो भी पूरी पुस्तक अनुवाद के लिए इंतजार में है। बच्चों इस तरह आपने देखा इस वीडियो में। अब मेरी इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे के पाठ के लिए आप नई वीडियो देखें। धन्यवाद।